नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है लेकिन पुलिसिया है, इसलिए 3 साल पुरानी इस घटना का जिक्र करना ज़रूरी था कि ताकि आप लोग भी इस मोडस ऑपरेंडी को समझ सकें। 9 अगस्त 2020 को हरियाणा के कैथल जिले में शहर की जनकपुरी कॉलोनी में 55 साल की एक महिला चरणजीत का शव उनके घर की डेहरी पर मिला। हल्ला हुआ, पुलिस को खबर गई, पुलिस आई और पुलिस ने ये देखा कि महिला की हत्या गला काट कर की गई है, जो लोहे की फाली कहते हैं वहाँ पर, संभवतः उससे की गई है, क्योंकि जो इनसाइड वूंड का जो उसकी लंबाई थी, गहराई थी और चौड़ाई थी, उससे ऐसा ही लग रहा था कि फाली से की हुई हत्या है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि महिला के गले में पड़ी हुई जंजीर, कान के बुंदे, हाथ में सोने के कंगन सब गायब थे। घर के भीतर का दृश्य भी बहुत अच्छा नहीं था। सारे अलमारी के कपड़े और सामान बिखरे हुए थे। जिस बेड पर वो महिला सोया करती थी, उसके बेड बॉक्स के भी सारे सामान, सारी चीज़ें इधर उधर व्यस्त थीं। पुलिस को प्रथम दृष्टया ये लगा कि रात में बदमाशों ने दरवाज़ा खुलवाकर या दरवाज़ा तोड़कर लूट के इरादे से भीतर एंट्री की होगी और फिर पहचाने जाने के डर से या बुजुर्ग द्वारा विरोध करने से उसकी हत्या कर दी। बाकी सामान लेकर चले गए। प्रथम दृष्टया जो मौका वारदात को विजिट करने वाले पुलिस अफसर होते हैं, वो अंदाज करते हैं कि क्या हुआ होगा। मृतका के बेटे ने बताया कि साहब हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लिहाजा उसने एक FIR की तहरीर दी जिसमें अज्ञात व्यक्तियों या अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट अंकित करने की रिक्वेस्ट थी कि अज्ञात बदमाश घर में आए, घर का सारा सामान लूटा और मेरी मां की हत्या कर दी। बेटे ने यह भी बताया कि उसके घर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस ने CCTV कैमरों की जांच पड़ताल की और उससे पाया कि शाम को कोई 7, सवा 7 बजे के आसपास बड़ी सफाई से इसके तार ऐसी जगह से काटे गए हैं जहां नग्न आँखों से या नेकेड आई से कोई अगर ढूंढे कि आखिर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई तो उसे पता नहीं लगेगा। 3-4 जगह CCTV कैमरे के तार जो इंटरकनेक्टिंग वायर होते हैं वो काट दिए गए थे। ये दूसरा बड़ा ताज्जुब था कि ऐसा कौन था। ऐसी फिर पुलिस इस दिशा में तफ्तीश करने लगी कि क्या घर के भीतर कोई बहुत बड़ी धनराशि या गहने थे जिसकी वजह से बदमाशों ने इतना प्री प्लान करके इस अपराध को अंजाम दिया है। बेटे ने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं थी और जरा सा भी कहीं किसी से दुश्मनी नहीं थी, न इतना पैसा था, न इतने गहने थे। माँ के हमेशा सोने की एक जंजीर पहनती थी, हाथ में 2-2 चूड़ियाँ पहनती थी। ये सब निकाले गए और प्रतीत घर वालों को भी और सबको यही हो रहा था कि ये बदमाश भीतर इसी लूट के चक्कर में आए थे। और आजकल तो ये बात ये भी मानी जाती है कि नशा करने वाले लड़के, यंगस्टर्स, स्मैक का, हेरोइन का, ये सब जो बहुत ख़राब नशे हैं, कहते हैं कि इनका नशा फटने पर, यानी जब उसकी अर्ज होती है तो उस समय उनसे कोई भी काम कराया जा सकता है या वो हर ऐसा काम करने को तैयार रहते हैं जिसमें उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं और वो अपनी डोज खरीद सकें।
पुलिस ने इस पर भी दिमाग लगाया। तमाम इस तरह के लड़के, अपराध करने वाले लड़के पकड़कर थाने पर लाए गए, लेकिन कुछ बात पता नहीं लगी। इसी बीच में जब पुलिस बार बार आने जाने लगी, पता करने की कोशिश करने लगी, तो पुलिस को मोहल्ले वालों ने एक सूचना दी। उसने ये बताया कि वर्ष 2017 में ये किसी यंग लड़के के साथ, जो इनकी बहू है वो भाग गई थी। जो मृतका हैं उनकी बहू एक यंग लड़के के साथ भाग गई थी। पुत्रवधू का नाम था राजविंद्र कौर उर्फ राज। खूबसूरत महिला थी और अपने से भी बहुत ज़्यादा कम उम्र के लड़के के साथ ये भाग गई थी 2017 में। ये घटना 2020 की है। और ये भी बताया गया तब पुलिस बहुत परेशान हुई थी और काफ़ी दिनों बाद तमिलनाडु से उसे लेकर आई थी। वापस आने के तुरंत बाद उसने जिस युवक के साथ भागी थी उस पर ही रेप का इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा दिया था। कहने का आशय ये कि बहुत चालाक महिला है। अगर इस महिला से पूछताछ की जाए तो ज़रूर बात कहीं न कहीं खुलेगी। पुलिस भी 7-8 दिन से परेशान थी। कोई सूत्र नहीं मिल रहा था, कोई क्लू नहीं मिल रहा था, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लिहाजा पुलिस ने भी सोचा कि हो न हो इसे राजविंदर कौर को भी से भी बात की जाए। राजविंदर कौर थाने पर लाई गई। थाने पर उसने भरसक प्रयास किए पुलिस को गुमराह करने के। इनका नाम, उनका नाम कि परसों फलां आए थे, मैं नाम तो नहीं जानती, शक्ल देख के पहचान सकती हूँ। वो बहुत देर तक मेरी सास से बात करते रहे, चरणजीत कौर से, और मुझे यही लगता है कि वही आए होंगे। इस तरह की बातें वो बताती रही। ये पूछा गया कि तुम कहाँ थी, तो उसने कहा कि हम लोग सब ऊपर वाले कमरों में सो रहे थे, हमें इसका पता नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। पुलिस ने उसको साथ लेके कहाँ सो रही थी, कहाँ से उसको पता लगा, खटपट की आवाज़ वहाँ तक जाएगी कि नहीं जाएगी, ये सब जब पुलिस ने सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करनी शुरू की, तब राजविंदर कौर थोड़ा दाहिने बाएं करने लगी। पुलिस को वही करना पड़ा जो पुलिस को बहुत पहले कर देना चाहिए था, और फिर वही रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ। थोड़ा समय लगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में थोड़ी देर लगी, लेकिन अचानक उसने कहा सब कार्यक्रम बंद करिए, मैं पूरी बात बताती हूँ। फिर जब उसने बात धारा प्रवाह बतानी शुरू की तो थानाध्यक्ष के कक्ष में मौजूद सभी महिला कांस्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स जितने लोग थे वो स्पेल बाउंड होकर उसकी बात को सुनने लगे। कहीं अटकी नहीं, बिल्कुल धारा प्रवाह उसने बताया। उसने बताया कि सबसे पहले आप हमारे इलाके के होमगार्ड अमित कुमार को ले आइए। पुलिस ने फौरन, चूंकि उसी थाने से तैनात हुआ था वो, उसको वहाँ से, जहाँ भी वो रहता था या जहाँ भी ड्यूटी पर था, वहाँ से पुलिस बुला लाई। लेकिन उसके चेहरे पे कतई कोई शिकन नहीं थी। पुलिस ने पूछा कि अमित कुमार से क्या लेना देना। तब उसने कहा कि साहब हमारे और अमित कुमार के मोबाइल के CDR भी निकलवा लीजिए। और ये बताया कि पिछले 3 सालों से, जब से पुलिस मुझे तमिलनाडु से लेकर आई और मैंने उस लड़के को बंद कराया, तब से मेरे और अमित कुमार के संबंध हैं। जो उसके SHO थे अमित कुमार, एक दिन वो किसी काम से, किसी राजकीय कार्य से या गश्त करने के लिए जनकपुरी कॉलोनी गए हुए थे। साथ साथ उनके जो हमराह सिपाही हैं वो भी थे।
और अमित कुमार होमगार्ड भी था। वहां पर जिस किसी घर में जो पूछताछ करने आए थे तो पड़ोसी लोग सब वहां इकट्ठा होकर आ गए और वहीं इस अमित कुमार होमगार्ड से और राजविंदर कौर की देखा देखी हुई। 10 मिनट में ही फोन नंबर का आदान प्रदान हो गया। बहाना वही कि अगर भैया आपसे कोई अचानक रात में ज़रूरत पड़ जाए तो इंस्पेक्टर साहब तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि जब कभी कोई दिक्कत हो तो मैं आपको फ़ोन कर सकूं। फ़ोन नंबर मिल गया, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। एक आध बार कोई काम लेकर वो वहाँ पर आए, घर वाले बहुत परेशान हो गए। होमगार्ड जी घर पर कि वो ऐसा था, ये जांच थी, इंक्वायरी थी, लेकिन ये पता लगा कि वो फर्जी तरीके से वहाँ आए थे। फिर दोनों ने बातचीत की कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हम बराबर तुम्हारे घर आ जा सकें, और उसका रास्ता पुलिसिया दिमाग ने निकाल भी लिया कि साहब हम अपनी मोटरसाइकिल तुम्हारे यहाँ खड़ी करेंगे। घर में बात हुई कि भाई अमित कुमार जी घर में मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। जहाँ खाली मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, कभी कभी वहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं अपनी गाड़ी लगा देते हैं। अब उनको ढूंढिए, उनसे गाड़ी हटवाइए, तब मोटरसाइकिल निकालिए। इस तरह की बहानेबाजी की बातों को लेकर ये तय हुआ कि मोटरसाइकिल वो यहीं खड़ी करेंगे। तो दिन में 5-5, 6-6 बार मोटरसाइकिल खड़ी करने और मोटरसाइकिल लेने के लिए घर में आना जाना शुरू हुआ। जाहिर सी बात है, ना पति हर समय मौजूद मिलेगा, ससुर उसके थे नहीं, सास वहाँ मौजूद रहती थी। इशारा हो जाता था कि सास सब्जी लेने गई है, पति जो हैं वो अपने काम से गए हैं। फौरन होमगार्ड जी मोटरसाइकिल खड़ी करने घर के भीतर आ जाते थे। फिर दोनों को ऐसा लगा कि अब हम पर कुछ शंका होने लगी है, लिहाजा रक्षाबंधन नज़दीक था। उसने ये कहा कि तुम ऐसा करना कि राखी के दिन आ जाना, और ये कह के आना कि आज मुझे अपनी बहन से राखी बंधवानी है, जो राजविंदर कौर थी, इससे राखी बंधवानी है। जब सारे घर वाले मौजूद थे और इशारा हुआ कि आ जाइए, वो फौरन पहुंच गया और सबके सामने उसको राजविंदर ने राखी बांधी। और अमित ने भी 1000-2000 रुपये निकाल के उस टीके वाली थाली में रख दिया। बात पक्की हो गई, मुहर लग गई, भाई बहन है। अब और फ्रीली आना जाना शुरू हुआ। लेकिन इसी बीच में सास के पास कोई काम नहीं था, दिन भर घर में रहती थी, आने जाने वालों से बात करती थी, सब पे नज़र रखती थी, सबकी नज़र किधर है उस पर नज़र रखती थी। और धीरे धीरे उन्होंने ये डिटेक्ट कर लिया कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। जब जब वो अपनी बहू से पूछती थी तो बहू ये कह के टाल देती थी कि आप लोगों को भी शक करने की बीमारी हो गई है, मैं उसको राखी बांधती हूँ, वो मेरा भाई है। बहरहाल शक पुख्ता भी हो गया। चरणजीत कौर ने अपने बेटे को ये बात बताई कि भाई इसका घर में आना जाना ठीक नहीं है, और मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं और ये चीज़ें देखी हैं। बेटे ने माँ से कहा कि आप फौरन मना कर दीजिए, अमित कुमार से ही कह के मना करिए कि भाई अब आप मेरे घर के भीतर मत आया करिए, हमारे बेटे को इस बात से ऐतराज है। यही बात उन्होंने माता चरणजीत कौर ने अमित कुमार से अगले दिन कह दी कि देखो बेटा, मेरे यहाँ भी बहू बच्चे हैं और बहुत हो गया, अब तुम यहाँ साइकिल मत खड़ी करो, मोटरसाइकिल के लिए तमाम और इसी कॉलोनी में घर हैं, वहाँ तलाश लो। अब तुम्हारा आना यहाँ ठीक नहीं है, मेरे बेटे को घोर आपत्ति है। वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर अमित निकला। बाहर से कहीं जाकर उसने फ़ोन किया और ये कहा राजविंदर से कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है, आज तुम्हारी सास ने मुझे मना किया, और ये कह के मना किया कि पति को ऐतराज है, आखिर क्या मामला है। तो घर में कलह हुई। सास बहू और पति पत्नी
दोनों में कहासुनी हुई। पति और सास दोनों ये कहते रहे कि कतई नहीं आएगा ये घर, अब हमारी मोहल्ले में बदनामी होने लगी है। उसी दिन दोनों ने मिलकर तय किया, होमगार्ड अमित कुमार ने और राजविंदर कौर ने, कि पति और अपनी सास दोनों को जब तक मार नहीं देंगे हम लोग फ्रीली एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अब पुलिसिया दिमाग का काम शुरू हुआ। उसने बताया, पूरी प्लानिंग की कि हम नींद वाली 10-10 गोलियां तुमको दे देंगे, 2 पत्ते 20 गोलियों का, सब्जी में मिलाना या वो चीज़ जो तुम्हारे पति और सास खाती हैं उससे मिलाना। जब वो सो जाएं मुझे फ़ोन कर देना, मैं हथियार लेकर आ जाऊंगा, दोनों का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे उसी दिन शाम को ही तार को फलां जगह से काट देना। एक प्लास लाकर घर में दे दिया, उससे उसे काट देना, चेक कर लेना कि उसकी फीड कहीं जा तो नहीं रही है या तार कटने में कोई चूक तो नहीं हुई है, और तब मुझे फ़ोन कर देना। ठीक वैसा ही हुआ 9 अगस्त 2020 को। शाम को राजविंदर कौर ने प्लास की मदद से कैमरे के तार काट दिए, क्योंकि जो वहाँ फीड थी वो 7 बजे तक ही थी। 7 बजे के बाद का कोई इवेंट किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ था। रात में 9 साढ़े 9 बजे खाना खाने के बाद 11 बजे राजविंदर ने हाथ पैर हिलाकर देख लिया कि उसकी सास बुरी तरह से बेहोश हो गई है। गलती उस दिन ये हुई कि उनका पति ऊपर के कमरे में सोने चला गया। अगस्त का महीना था, गर्मी का दिन होगा, हो सकता है उस दिन पानी भी बरस रहा हो या पानी बरसने की कगार पे हो। बहरहाल वो ऊपर सोने चला गया परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ। फ़ोन करके उसने बताया अमित को, राजविंदर ने, कि अब तुम आ जाओ। फ़ौरन वो वहाँ लोहे की फाली, फरसा टाइप का लोकल हथियार है, वो लेकर आ गया। सिर की तरफ से अमित कुमार ने पकड़ा, पैर की तरफ से राजविंदर ने पकड़ा। उसको आधा बाहर आधा भीतर करके उसके गले को फाली के प्रहार से काट दिया। उसके सारे गहने खोल लिए। जहाँ जहाँ जो जो गहने कमरे में थे वो नियत उसकी गहने निकालने की कम, सामान के फैलाने की ज़्यादा थी। सारे गहने उतार लिए, भीतर भी जो 2-1 गहने छोटे मोटे थे वो भी ले लिए। उसके बाद अमित कुमार अपने घर चला गया और राजविंदर ऊपर जहाँ सब लोग सो रहे थे वहाँ जाकर चुपचाप लेट गई। सवेरे अड़ोसियों पड़ोसियों ने खुले हुए दरवाजे पर 55 वर्षीय महिला की लाश देखी। हल्ला हुआ, ऊपर से ये लोग भी जग के आए। फिर रोना पीटना, सब दुनिया भर की बातें शुरू हुई। बहरहाल तब तक पुलिस अपने ही उस होमगार्ड को गिरफ्तार करके ले आई थी। और फिर वो उसका नाम अमित उर्फ जोगी था, बरोट का रहने वाला था। जब उसके साथ कड़ाई हुई तो मकान के स्टोर के कबाड़ के नीचे छिपाई गई सोने के सारे गहने, जिसमें सोना, 3 जोड़ी कानों की बाली, अंगूठी और चांदी के जेवर सब बरामद कर लिए गए। और फाली इस्तेमाल की गई थी वो बरामद हो गई। मोबाइल बरामद हो गया। सीसीटीवी काटने वाला प्लास यानी कट्टर भी बरामद हो गया। और मकान के स्टोर में ट्रंक के अंदर ये फाली भी बरामद हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को, उस होमगार्ड को और महिला को, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, राजविंदर कौर, अब आप सोचिए कि 14 साल पहले की शादी, 2 बच्चे, 2017 में अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ भाग गई। पुलिस जब पकड़ के आई तो जिस लड़के के साथ भागी थी उस पर रेप का इल्ज़ाम लगा, जेल चला गया। कई साल वो जेल में रहा, फिर भी नहीं मानी।
होमगार्ड वर्दीधारी होता है, पता नहीं कैसे मुलाकात हो गई, क्या हुआ, मोबाइल नंबर लिया गया और फिर आगे की कहानी मैं बता ही चुका हूँ। सारा दिमाग पुलिसिया दिमाग था। आपने अपराध किस तरह से कारित किया गया ये देख लिया होगा। सारा का सारा दिमाग पुलिसिया दिमाग था। असल में उत्तर प्रदेश में होमगार्ड ये आधे पुलिस वाले हो जाते हैं। आज से 15-20 साल 25 साल पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि थानों में स्टाफ की कमी साल दर साल कम होती गई। जो भर्तियां होती थीं उनके सापेक्ष रिटायरमेंट बहुत बड़ी संख्या में होने लगे। बड़े बड़े थानों में जहां 90 या 100 के आसपास सैंक्शन थी सिपाहियों की, वहां 40 और 35 सिपाही बचे। लखनऊ जैसी जगह में जब मैं 98 में यहाँ सर्किल ऑफिसर हुआ तो हजरतगंज शायद सबसे बड़ा थाना है, सबसे ज़्यादा मुकदमे हैं, सबसे अधिक विवेचना है, सबसे अधिक वर्कलोड है, लेकिन वहाँ सिपाहियों की संख्या 50-60 बची थी। लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा होने के कारण दूसरे थाने वाले वहाँ आना नहीं चाहते थे, जबकि हजरतगंज थाने की उस समय की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो करीब करीब 150 सिपाहियों की थी। तो ये वो वक्त था जब पूरे प्रदेश में सिपाहियों की कमी हुई तो होमगार्ड का सहारा लेना पड़ा। थाने पर होमगार्ड्स की तैनाती होने लगी, जबकि पहले इनकी तैनाती चुनाव में और ट्रैफिक ड्यूटी में वहीं तक सीमित थी। जब जब चुनाव आते थे तो बूथ वाइज जो फोर्सेस लगाई, ऑक्सिलरी फोर्सेस लगाई जाती थी बूथ की सिक्योरिटी के लिए, उसमें होमगार्ड और चौकीदार इनकी इलेक्शन के समय ही पूरी पूछ होती थी। पूरी स्ट्रेंथ जितने होमगार्ड जिले के सैंक्शन स्ट्रेंथ में होते हैं सब इलेक्शन में लग जाते हैं। लेकिन उस दौर में जब थानों पर कमी हुई तो इनको थानों पर पोस्ट किया जाने लगा। अब ये जब इनकी पैठ थाने के भीतर हुई तो इनसे बहुत ही सेंसिटिव ड्यूटी भी लेनी जाने लगी, जैसे संतरी ड्यूटी। देखिए, एक तो ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, परमानेंट रिक्रूटमेंट इनका नहीं है, असलहों के साथ ये संतरी ड्यूटी पे हैं। अगर मान लिया कोई वारदात हो जाए, ये भाग जाएं, तो आप इनका कुछ नहीं कर सकते। केवल होमगार्ड निदेशालय को ये भेज देंगे कि साहब आइंदा से इनकी ड्यूटी जिले में न लगाई जाए, बस क्योंकि डेली वेजर्स होते हैं ये, दिन के हिसाब से इन्हें जो भुगतान है वो किया जाता है, मानदेय किसी इसे कहते हैं। तो ये देने लगे संतरी ड्यूटी, ये देने लगे ऑफिस की ड्यूटियाँ। कभी कभी तो इनको आप जीडी पर लिखा पढ़ी करते हुए मिले होंगे, पुराने लोग सब जानते हैं। फिर ये एक सिपाही के साथ, चूंकि 2 असलहों में एक असलहे से एक सिपाही को रवाना नहीं किया था, कम से कम 2 लोगों सिपाहियों की कमी थी, तो एक सिपाही एक होमगार्ड बीट ड्यूटी भी करने लगे। और सबसे खराब स्थिति तब हो गई जब थाने के पदाधिकारी होमगार्ड का उपयोग पैसे की उगाही के लिए करने लगे। ट्रैफिक का पूरा अमला किनारे बैठा हुआ है और होमगार्ड ट्रकों से के पास जा रहा है कि मान लिया अगर पकड़े भी गए तो ठीक है, जेल भेज दिए जाएंगे, नौकरी जाने का कोई बहुत खतरा नहीं, सिपाही बच जाएंगे। इंस्पेक्टर और एसओस की के साथ ही हमराही के रूप में चलने लगे। और आज की तारीख में भी, आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड्स पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसा लगता है कि अगर सारे होमगार्ड सारी ड्यूटियों से निकाल दिए जाएं तो फिर एक बार ट्रैफिक की ड्यूटियां बहुत प्रभावित होंगी। सबसे अधिक इस समय ट्रैफिक में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। थानों पर भी अभी इनकी सेवाएं ली जाती हैं। तो हमारी डिपेंडेंस है होमगार्ड्स पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ये परमानेंट रिक्रूटेड पर्सनल नहीं होते और इतने दिनों तक थानों पर काम करने के बाद इन्हें थानों की वर्किंग की पूरी जानकारी होती है। कहीं कहीं बहुत अच्छे लिखा पढ़ी करने वाले जो होमगार्ड हैं वो केस डायरीज दूसरे के लिए लिखने का काम करने लगे। पुराने सब लोग जानते हैं जो उस दौर में थानों पर या
और जगह रहे होंगे। तो ऐसे आदमी ने जो चटक हो गया है, साथ में चलने लगा, थाने की डिपेंडेंस बढ़ गई, वो गश्त पे गया, महिला से उसकी देखी देखा हुई, 2 मिनट के भीतर नंबर का आदान प्रदान हुआ, बात शुरू हुई, फिर मोबाइल देवता ने और कृपा की तो और बात शुरू हुई, फिर आने जाने की दिक्कत होने लगी तो फिर पुलिसिया दिमाग दौड़ाया उसने कि साहब इसी के यहाँ अगर मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे तो किसी को शक नहीं होगा। फिर जब घर वालों को शक होने लगा तो फ़ौरन सबके सामने राखी बंधवा ली, मुँह बोला भाई, वो भैया कहती थी, ये बहन कहते थे, सबके सामने, लेकिन बात कुछ और थी। और फिर जब टोका टाकी हुई, सास ने मना कर दिया कि गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी होगी, हस्बैंड भी खिंचा खिंचा रहने लगा, तब इन लोगों ने मिलकर साजिश की कि इनको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। सीसीटीवी के तार काटे गए, फिर से पुलिसिया दिमाग, सामान बिखेरा गया ताकि पुलिस का ध्यान लूट की तरफ चला जाए, मर्डर की तरफ न जाए। लेकिन ऐसा करने से पहले वो ये भूल गए कि सास भी निगाहें रखती हैं, उनकी भी निगाह है, और उन निगाहों पर भी निगाह रखती हैं जो निगाहें घर में इधर उधर भटकती रहती हैं। उन्हें पहचानने में कोई देर नहीं हुई कि इसके आँखों में कालापन है, दिल का साफ नहीं है, एक्टिविटी ठीक नहीं है, लिहाजा घर पर आवाजाही बंद हुई। जैसे ही बंद हुई वैसे ही इनको मारने की प्लानिंग शुरू हुई। कहने का मतलब ये कि पुलिस हो, होमगार्ड हो या कोई वर्दीधारी हो, पुलिस के तमाम और ऐसे पीआरडी है, तमाम संगठन हैं जो वर्दी पहनते हैं, छोटे मोटे हैं, इन्वेस्टिगेशन की पावर्स नहीं हैं उनको, लेकिन वर्दीधारी हैं, तो उनका अपने घर में आना जाना, उसकी एक सीमा तक ज़रूरी होगा तब आएंगे। आप वहीं रोज़ खाना खिलाने लगे, वहीं उनकी गाड़ी खड़ी कराने लगे, फिर वहीं कह दीजिए कि साहब हम जो है आपके कपड़े अपने वॉशिंग मशीन में साफ़ कर देंगे, मतलब बहुत साफ़ हो जाएगा। आपने सीमा अगर लांघी तो इस वर्दीधारी की सीमा लांघने में कोई समय नहीं लगेगा। ये तो सीमा लांघने की तलाश में है, जैसे ये अमित होमगार्ड था। इसलिए उस सीमा के बाद या इनकी नज़रों में जरा सी भी गंदगी आपको दिखाई पड़े, हाथ जोड़ लीजिए पहले ही, वरना बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। आशा है आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते होंगे, सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।